चलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आपके प्यारे से चैनल CS बेस्ट नॉलेज में। आज मैं आपको बताऊंगा आपके विज्ञान का जो भाग 1 है, लेसन नंबर 3 जो विद्युत धारा है, उस पार्ट का एक टॉपिक है। बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम से बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में पूछ भी लेता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो हम लोग देखेंगे इस टॉपिक के बारे में कि ये टॉपिक कौन सी है। देखिए, इस टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन सेतु। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु क्या है, व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बात मैं पहले बता दूं कि कभी भी हम किसी भी मशीन या उपकरण या युक्ति के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वो मशीन का काम क्या है। उसके बाद में हम लोग ये जानते हैं कि मशीन किस चीज़ से बनी है। फिर उसके बाद हम ये पता करते हैं कि उस मशीन में कौन कौन मतलब उस मशीन किस तरह से कार्य करती है, उसकी क्रिया विधि। यानी कभी भी हम किसी उपकरण के बारे में पढ़ेंगे तो हमें उसकी रचना और उसकी क्रिया विधि और वो मशीन क्या करती है, उस मशीन का काम क्या है, यही सब हमें लिखना रहता है। जैसे आपका ये व्हीटस्टोन सेतु क्या है? व्हीटस्टोन सेतु ये एक प्रकार का ये उपकरण है, ये एक प्रकार की युक्ति है, ये मशीन है जिससे आप क्या करते हैं कि अज्ञात प्रतिरोध का हम लोग मान ज्ञात करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु जो है एक ऐसी मशीन है जिससे हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का। तो व्हीटस्टोन सेतु में आप लिखेंगे क्या? यदि आपके एग्जाम में आता है तो आप लिखेंगे व्हीटस्टोन सेतु में कि व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी युक्ति है जिससे हम अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। यहाँ पर मैं परिभाषा लिख दे रहा हूँ, आप चाहे तो नोट कर लीजिए। व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जिससे अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, करते हैं। ये तो हो गया व्हीटस्टोन सेतु से हम लोग करते क्या है। अब हम लोग ये जानेंगे कि इसकी रचना के बारे में। व्हीटस्टोन सेतु किस चीज़ से बना है, क्या क्या इसमें लगा है, क्या क्या चीज़ इसमें होती है, ये सभी चीज़ें हम लोग इसमें जानेंगे। तो उसके पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा एक टॉपिक कि व्हीटस्टोन सेतु को बनाया किसने है। 2 मिनट के लिए हम आपको बता दें, एक वैज्ञानिक थे आपका जो है 1900 नहीं, क्या बोलते हैं उसमें, 1853 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे व्हीटस्टोन, उनका नाम था व्हीटस्टोन, और इन्होंने ही इस युक्ति को बनाया 1853 ईस्वी में। इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो थे व्हीटस्टोन जो वैज्ञानिक थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे, इंग्लैंड के थे ये। और इन्होंने ये बनाया, और फिर जो है बनाया तो ये किस प्रकार बनाया हम लोग अब जानेंगे इसके बारे में। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे यहाँ पर रचना। आप यहाँ पे हेडिंग कौन सी लगाएंगे? रचना। रचना में आप क्या क्या लिखेंगे? वही चीज़ जिस चीज़ से हम लोग इसको बनाया है वही चीज़ हमें लिखना है। रचना में कुछ नहीं करना रहता है, रचना में अलग से कोई भी चीज़ नहीं करना रहता है। रचना का मतलब क्या होता है, पहले बात समझिए कि जिस चीज़ को हमने जैसे जैसे बनाया है वैसे वैसे लिख दीजिए, वही रचना होती है। सिंपल है। जैसे देखिए, हमें व्हीटस्टोन सेतु की रचना लिखनी है तो हम लोग कैसे लिखेंगे। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि हम लोग 4 प्रतिरोध लेते हैं। 4 प्रतिरोध PQRS, ये 4 प्रतिरोध होते हैं जिसको
भुजा ए बी सी डी की संगत भुजाओं पर ये जो है स्थित होते हैं। व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होते हैं पी क्यू आर एस, जो भुजा ए बी सी डी की संगत भुजाओं पर स्थित होते हैं और इनके दोनों सिरों माने ए और सी, ये दोनों सिरों को एक बाह्य बैटरी द्वारा, यहाँ पे देखिए बैटरी लगा दिया गया है, इन दोनों सिरों को यानी सिरा ए और सिरा बी दोनों सिरों को हम बाह्य बैटरी से हम एक कुंजी K1 के साथ जोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सिरा बी और डी के बीच में हम एक धारामापी गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, जिससे हम लोग धारा मापते हैं, उसको धारामापी गैल्वेनोमीटर बोला जाता है। धारामापी गैल्वेनोमीटर लगाकर कुंजी K2 से जोड़ दिया जाता है। सिंपल यही व्हीटस्टोन सेतु की रचना है। आप रचना में क्या लिखेंगे, एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होते हैं पी क्यू आर एस, जिसमें भुजा ए बी सी डी पर ये संगत भुजाओं पर स्थित होते हैं। भुजा ए और सी के दोनों सिरों को एक बाह्य बैटरी के साथ कुंजी K1 के साथ जोड़ दिया जाता है और सिरा बी और डी के बीच में एक धारामापी गैल्वेनोमीटर लगाकर कुंजी K2 के साथ जोड़ दिया जाता है। ये तो इसकी हो गई पूरी रचना। अब रचना तो आप लिख लेंगे और उसके बाद हम लोग अब समझेंगे रचना के बाद क्रिया विधि, व्हीटस्टोन सेतु किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी क्रिया विधि क्या है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे क्रिया विधि। क्रिया विधि का मतलब व्हीटस्टोन सेतु किस तरह से कार्य करता है, कैसे कैसे कार्य करता है, हम लोग ये जानेंगे। तो व्हीटस्टोन सेतु किस तरह से कार्य करता है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कुंजी K1 को ऑन करेंगे सबसे पहले, क्योंकि जब तक हम इसको ऑन नहीं करेंगे तब तक इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, और जब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी तो आगे का सिस्टम कोई चालू नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तुम लोग सोचो, अपने आप सोचिए, अपने आप सोचो कि हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले कुंजी K1 को ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी तो धारा यहाँ से चलते चलते यहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ से धारा इसमें प्रवाहित होगी, इसमें आएगी, और धारा इसमें चलते हुए यहाँ से धारा फिर ऐसे आ जाएगी। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, कुंजी K1 को ऑन करेंगे जिससे कि धारा प्रवाहित होगी। धारा जो होती है, धारा सिरा ए बी और सिरा ए डी दोनों रास्ते से धारा I1 व I2 के रूप में प्रवाहित होती है, और हम I1 और I2 धारा इस प्रकार प्रवाहित करेंगे, मतलब यहाँ से हम लोग धारा उतनी ही प्रवाहित करेंगे जिसमें कि इसके सिरों का यानी सिरा जो B है और D, इन दोनों सिरों के बीच जो है जो धारा है ये शून्य हो जाए। यानी हमें यहाँ से धारा उतनी ही देना है व्हीटस्टोन सेतु को कि इसके बीच में धारा शून्य होना चाहिए, इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। इतनी ही धारा हमें यहाँ से जो लगा हुआ है बैटरी, यहाँ से उतनी ही धारा देना है कि हमारी धारा इसमें बहे, इसमें धारा प्रवाहित हो लेकिन इसमें प्रवाहित न हो, इतनी धारा हमें प्रवाहित करना है। तो इतना काम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लगाएंगे यहाँ पर किरचॉफ का नियम। आप लोग पढ़े होंगे, किरचॉफ का 2 नियम पढ़ाया गया है, एक धारा नियम पढ़ाया गया है और एक लूप नियम पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे हम लोग, और किरचॉफ के दूसरे नियम से हम लोग देखेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु किस प्रकार का होता है, कैसा होता है, किस अवस्था में होता है। तो आइए हम लोग लगाएं पहले कि व्हीटस्टोन सेतु जो है किस तरह से हमें धारा प्रवाहित, आप लिखेंगे कैसे क्रिया विधि में, कैसे लिखेंगे आप क्रिया विधि में, आप लिखेंगे कि सर्वप्रथम कुंजी K1 को ऑन करके धारा प्रवाहित करते हैं। हम लोग धारा यहाँ से उतनी ही धारा प्रवाहित करते हैं जितनी कि इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो और इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो, लेकिन सिरा BD
में जो गैल्वेनोमीटर लगा हो उसका विक्षेप शून्य हो। इसका विक्षेप शून्य होने का मतलब ये है कि इसका विक्षेप शून्य तब होगा जब इसमें धारा नहीं प्रवाहित होगी। तो इतनी ही धारा हमें यहाँ से देना है ताकि इसका विक्षेप शून्य हो जाए। ऐसा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर किरचॉफ का हम दूसरा नियम लगाएंगे। तो देखिए हम लोग लगा रहे हैं पहला। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर आपको दो लूप दिखाई देगा। एक लूप आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बंद पास, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे बंद पास फर्स्ट, इसको ले लेते हैं। और ये वाला जो है बंद पास 2 ले लेते हैं, बंद पास 2 है। अब हम लोग पहला वाला लेकर लगाएंगे, पहला वाला बंद पास। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बंद पास 1 में, बंद पास 1 में यहाँ पे हम लोग लगाएंगे केवीएल ला। केवीएल ला हमने आपको बताया है, याद करिए केवीएल ला में आपको क्या बताया गया था, जो लूप नियम है किरचॉफ का उसमें क्या बताया गया था, ये विभव का नियम होता है। इसमें बताया गया था आपको कि किसी भी बंद परिपथ में सभी विभवांतरों का या सभी विभवों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये आपको बताया गया था किरचॉफ के दूसरे नियम में। जो किरचॉफ का दूसरा नियम है उसी को हम लोग केवीएल ला बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज ला। तो अब देखिए हम लोग लगाएंगे किरचॉफ का दूसरा नियम। तो यहाँ पर इस पास में हम लोग लगाएंगे तो देखेंगे कि विभव कहाँ पर हो रहा है। तो हम लोग विभव ज्ञात करने के लिए हम लोग कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से शुरुआत करिए, चाहे यहाँ से शुरुआत करिए, चाहे यहाँ से शुरुआत करिए, चाहे कहीं से शुरुआत करिए। कहीं से शुरुआत करेंगे, बस एक बात याद रखना कि विभव को जोड़ेंगे कैसे, जोड़ा कैसे जाता है। याद रखिएगा, अगर प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर है, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, फिर अभी डिलीट कर दूंगा इसको। अगर प्रतिरोध के सिरों का अगर विभवांतर अगर है, प्रतिरोध के सिरों का अगर विभवांतर अगर लिया जाए तो वो धारा की दिशा में ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। और प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर अगर लिया जाए और वह धारा के विपरीत हो तो उसको हम धनात्मक लेते हैं। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि अभी हम लगाएंगे यहाँ पे, फिर आप कहेंगे कहाँ से माइनस आ गया, कहाँ से प्लस आ गया। तो इस पर ध्यान नहीं देना है, मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो कि प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर जो लेंगे, अगर हम धारा की दिशा में जा रहे हैं, जैसे धारा जिधर बह रही है अगर हम लोग उधर जा रहे हैं तो जो प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर होगा वो ऋणात्मक होगा। अगर हम लोग धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं और प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर अगर ज्ञात करना है तो वो क्या होगा? धनात्मक होगा। अभी देखिएगा मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आप भी समझ जाएंगे कैसे लगाना है। देखिए मैं इसमें यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से इस बिंदु से मैं इधर से ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है। आप कहीं से भी चल सकते हैं, आपकी मर्जी है, चाहे इधर से चलिए, चाहे आप इधर से चलिए, चाहे इधर से चलिए, चाहे यहाँ शुरू करिए, कहीं से भी शुरू करिए। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, इधर चल रहा हूँ, इधर, याद रखिएगा। तो यहाँ से जब हम लोग चलेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से देखिए ध्यान से, धारा जा रही है, यहाँ से धारा ये प्रवाहित हो रही है। अब देखिए यहाँ पर प्रतिरोध आ गया। अब प्रतिरोध के सिरों का यहाँ पर विभवांतर क्या होगा, अब ये ध्यान देना है। अब धारा की दिशा में हम लोग जा रहे हैं, तो धारा की दिशा में प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस I1P, ये होगा। अब आगे बढ़ो, यहाँ से जाएंगे हम लोग ऐसे ऐसे करते, फिर यहाँ से हम लोग मुड़ेंगे, फिर यहाँ से आएंगे। इसमें तो धारा कोई प्रवाहित नहीं हो रही है, इसमें तो कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। आते चले जाइए आराम से, फिर यहाँ से मुड़ेंगे, यहाँ से ऐसे। अब यहाँ पे चेक करिए, अब यहाँ पे प्रतिरोध मिला, तो अब यहाँ प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर लेकिन एक बात याद रहे, धारा की दिशा याद रखना, क्योंकि धारा की दिशा के हिसाब से हमें जोड़ना घटाना रहता है, यानी प्लस और माइनस लेना रहता है। तो अब हम लोग इधर से जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो धारा, थोड़ा सा देखो, धारा इधर जा रही है, हम लोग इधर जा रहे हैं, धारा इधर जा रही है, हम लोग इधर जा रहे हैं। तो इसका मतलब हम लोग धारा के विपरीत जा रहे हैं। तो जब हम धारा के विपरीत जाएंगे तो जो प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर होगा वो धनात्मक होगा, हमने अभी अभी बताया। तो यहाँ पर ये जो होगा प्लस, ये हो जाएगा I2R। देखिए I2R प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। ये आ कहाँ से रहा है, पता चल रहा है कि नहीं? नहीं पता चल रहा है। देखो कहाँ से आ रहा है, आपने एक नियम पढ़ा होगा, ओम का नियम। ओम का नियम आपको पढ़ाया गया होगा, V बराबर RR। बोलिए होता है कि नहीं? ये विभव होता है
ये धारा होती है, ये प्रतिरोध होता है। तो विभव बराबर आई आर, ओम के नियम में पढ़ाया गया था आपको, याद करो। तो यही तो हम लोग यहाँ पे विभव ही तो निकाल रहे हैं। तो विभव बराबर आपने क्या देखा, धारा प्रतिरोध, धारा प्रतिरोध। तो वही तो हम भी यहाँ पे लिखे हैं, देखो यहाँ पे धारा प्रतिरोध। तो धारा और प्रतिरोध क्या हुआ, विभव ही तो हुआ। यहाँ पे भी देख लो, I2 धारा है, R प्रतिरोध है। तो I2 R विभव ही तो है। और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो यही कहता है, किसी बंद परिपथ में सभी विभवांतरों का या सभी विभवों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे बराबर करेंगे 0। 0 करने के बाद आप क्या करेंगे, देखो इसको पक्षांतर कर दो उधर। इसको जब पक्षांतर करेंगे तो I2R बराबर, ये वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा पक्षांतर करने के बाद। तो यहाँ पर ये हो जाएगा I1P, इसको हम लोग मानेंगे समीकरण नंबर 1। इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1। अब हम लोग लगाएंगे बंद पास 2 में, यही वाला नियम लगाएंगे बंद पास 2 में। देखिए यहाँ पे बंद पास 2 में, बंद पास 2 में। अब इसमें देखिए किरचॉफ यानी केवीएल लॉ से, किरचॉफ के दूसरे नियम से अब इसमें लगाएंगे। तो इसमें भी वही काम करेंगे, जो काम हमने यहाँ पे किया है सेम टू सेम वही काम हमें इसमें भी करना है, इस वाले पास में भी वही काम करना है। ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमें चलना है, कहीं से भी चलिए, चाहे यहाँ से चलिए, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, किधर से भी चलिए। हमने बता दिया नियम आपको कैसे चलना है। चलो देख लो यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना, इधर जाने का काम कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग अब इसमें चलेंगे, इस पास में, इस पास के अंदर की बात हो रही है, इसकी बात इसका तो हो चुका है, इसका वाला देखिए। तो यहाँ से जब हम इसमें चलेंगे तो यहाँ से देखिए हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से जा रहे हैं, ये धारा जा रही है, धारा ये जा रही है, धारा जा रही है, तो यहाँ पे प्रतिरोध मिला। तो अब हम किधर जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा जिधर जा रही है उधर जा रहे हैं। तो धारा की दिशा में प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर हमने क्या बताया था, माइनस। तो माइनस ले लो यहाँ पे, माइनस ये हो जाएगा I2 और ये यस, ये हो गया। अब आगे बढ़ो, यहाँ से आगे बढ़ो, फिर यहाँ से जाएंगे ऐसे, फिर यहाँ से मुड़ेंगे, फिर यहाँ से आएंगे, फिर यहाँ प्रतिरोध मिल गया, फिर यहाँ पे प्रतिरोध मिल गया। अब देखो हम लोग जा किधर रहे हैं, देखो धारा जा रही इधर, हम लोग जा रहे हैं इधर, धारा जा रही इधर और हम लोग इधर जा रहे हैं। तो धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर धनात्मक लिया जाएगा, याद रखना। तो अब हम लोग यहाँ पे लेंगे प्लस, और ये क्या है I1 और ये क्या है प्रतिरोध Q। अब बराबर 0। अब इसमें देखिए, अब इसको हम लोग उधर पक्षांतर करेंगे, इसमें उधर पक्षांतर करो, देखो क्या आ रहा है I1 Q। अब ये वाला उधर जाएगा तो क्या होगा, ये वाला उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने में प्लस हो जाता है। तो बराबर I2 यस, समीकरण नंबर ये हो गया 2। अब क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 में 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड का मतलब भाग कर दो, सिंपल। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में भाग समीकरण 2 से करने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर दो। चलिए समीकरण 1 में समीकरण 2 से हम लोग भाग कर देते हैं, सिंपल। तो हम लोग इससे इसमें भाग करेंगे, ध्यान से देखिए। तो एक चीज़ और, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर I2R दिख रहा है, यहाँ पर I1P दिख रहा है, यहाँ पर I1Q दिख रहा है, बराबर I2S दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो देखो इसमें हम लोग इसको इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, चाहे इसको इधर रखो चाहे इसको इधर रखो, सिंपल सी बात है। उसी तरह इसमें भी देखो, ये भी बराबर है दोनों तरफ, तो हम चाहे इसको इधर रखें चाहे इसको इधर रखें, बात तो दोनों बराबर ही है, चाहे इसको इधर रखें चाहे इधर रखें। ये समझने की बात है, मैथमेटिक्स से थोड़ा सा, इसको इधर रखो चाहे इधर रखो, बात कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है ना। तो थोड़ा यहाँ पे समझना, ठीक। तो मैं समीकरण नंबर 1 लिख ले रहा हूँ, ठीक है। समीकरण नंबर 1 क्या है, ध्यान से देखिए, ऊपर समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 लिखूंगा तो I2R, इधर वाला ये हो गया I2R। अब इधर का क्या है, I1Q है, तो मैं इसको इधर पलट ले रहा हूँ, या करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ताकि नहीं तुम लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा, मुझे पता है ना। तो या मैं करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ I2S बराबर I1Q, ठीक।
इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक, अब समझ में आया ना? अब कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इससे हम इसमें भाग देंगे तो ये होगा I2S बराबर, अब इधर वाले पक्ष से तो यहाँ पे हो जाएगा I1T बटा I1Q। अब देखो कुछ कट उठ रहा है, ध्यान से देखो, काट उठ दो। I2 से I2 कट गया, I1 से I1 कट गया, अब बचा क्या? अब लास्ट में आपको बचा हुआ है R बटा यस बराबर P बटा Q। और यही क्या है? हमारा व्हीटस्टोन सेतु का क्रिया विधि है। यही क्या है? क्रिया विधि है व्हीटस्टोन सेतु का, यही क्रिया विधि है व्हीटस्टोन सेतु में। यही हमें ज्ञात करने के लिए कहता है, और इसमें कुछ भी नहीं है, बस इसका चित्र बनाना शानदार था। चित्र बनाने के बाद उसकी रचना लिखना, रचना लिखने के बाद उसकी क्रिया विधि लिखना, क्रिया विधि लिखने के बाद इसको बस छोटा छोटा स्टेप है, इसको याद रखिएगा, सिंपल कर लेंगे, 3 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, और अगर आएगा तो पक्का हो जाएगा। और ये एग्जाम के दृष्टि से समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना, जहाँ पे ना समझ में आया हो कमेंट करके हमें ज़रूर बता देना। और अगर हमारे चैनल पे अभी नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिए।